Hello students, we are discussing isomerism in coordination compounds और हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो मेन टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आएगा और हमने लास्ट क्लास में उसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझना है। बेसिकली हमारी केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं वो 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम उनको ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं तो वो 2D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक एक्चुअल जो स्ट्रक्चर आएगा वो 3D स्ट्रक्चर होता है। अब स्टीरियो आइसोमर्स कैसे आइसोमर्स होते हैं? ये इस तरह के आइसोमर्स हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम आएगा, बस जो यहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे सेंट्रल मेटल के साथ वो डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम व्हेन वी सी देयर 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड्स आर स्टीरियो आइसोमर्स व्हेन दे कंटेन द सेम लिगेंड्स इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर but differ in the way when we see 3D structure, the ligands occupy different positions around the central metal। ठीक है, हम इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हम सबसे बेसिक मॉलिक्यूल पढ़ते हैं वो है मीथेन। और मीथेन के अगर हम 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बताया गया है ये स्ट्रक्चर जो है 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ दो एक्सेस आ रही हैं। ठीक है, एक ये एक्सेस है, एक ये एक्सेस है। ये इसका 2D स्ट्रक्चर कहलाएगा मीथेन का। लेकिन जब हम इसका 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारा वेज एंड डैश स्ट्रक्चर भी कहलाता है, वो कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं कि 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ये हो गया। एक वेज बनाते हैं जो सॉलिड बॉन्ड कहलाती है, जो इस तरह से थोड़ी सी डार्क होती है, और एक डैश कुछ इस तरह से डैश आता है। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। और ये बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें 3 डायमेंशंस आ गए, राइट, जिसमें से हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ये सॉलिड वेज जो कहलाती है, ये सॉलिड वेज जो है ये आउटसाइड द प्लेन है, यानी इस पेपर के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है। और ये जो डॉटेड लाइन या ये कहें हमने ये स्प्लिटेड लाइन से जो दिखाया है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं डैश, ये इस पेपर के पीछे की तरफ है, यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अगर हम सामने से देख रहे होंगे एक 3D मॉलिक्यूल तो ये पीछे की तरफ आ रहा होगा। और ये दो जो हाइड्रोजन है ये प्लेन में होंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन प्लेन में आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन प्लेन में आ रहे हैं। एक ये जो है पेपर के बाहर है, आउटसाइड द प्लेन है, और एक ये पेपर के पीछे आ रहा है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा एक 3D स्ट्रक्चर आ रहा है, या इसमें 3 एक्सेस हमारी आ रही है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बस जो लिगेंड्स है उनकी पोजीशन जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके चारों तरफ थोड़ी सी डिफर कर जाएगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, जहाँ पे आपने उसके टाइप पढ़े थे कि एल्केन्स जो हैं वो कन्फॉर्मर्स बनाते हैं। एल्केन्स में आपने पढ़ा था सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, और एक और टाइप थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो आपको 12th क्लास में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो जहाँ एल्कीन्स में आपने वो सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाए थे वो बेसिकली किसका टाइप था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हम टाइप की बात करते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको यहाँ पे भी हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और वो 2 ग्रुप जो हमारे पास आ जाते हैं या 2 टाइप जो आ जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स आ गए, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जिसमें हम पहले ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। इसमें जो आइसोमर्स बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे सिस और ट्रांस आइसोमर्स, और फिनोमेना कहलाएगा सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखने को मिलता है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या फिर 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मीनिंग आपको पता है कि मेटल के साथ 4 लिगेंड्स लगे होंगे, और 6 का मतलब है मेटल के साथ 6 लिगेंड्स आएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। पहले हम बात करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यानी 4 लिगेंड लगे हुए हैं मेटल के साथ, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और अलग अलग जनरल फॉर्मूला के साथ हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स बना के देखते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं Ma2B2। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में ये M क्या है? मेटल,
A2 और B2 क्या है? A हो गए हमारे दो लिगेंड्स एक ही टाइप के, और ये डिफरेंट लिगेंड्स होंगे लेकिन वो भी दो होंगे एक ही टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल PT ये मेटल हो गया, और A यहाँ पे हो गया NH3 जो दो हैं, और B यहाँ पे हो गया Cl वो भी हमारे दो हैं यहाँ पे। तो PT के साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? टोटल 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4। अब हमें इसके लिए सिस और ट्रांस बनाने हैं, तो हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए, ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, और सेंट्रल मेटल में हमें क्या करना है? 4 लिगेंड्स को प्लेस करना है। 4 लिगेंड्स में से 2 A और 2 B हैं। अगर हम दोनों A एक साथ एक साइड में रख लें और B को एक साइड में रख लें, इसी तरह से हम लिगेंड्स की पोजीशन अगर चेंज करें, A को अगर हमने यहाँ रखा तो दूसरे A को हम अक्रॉस रख रहे हैं, एक B हमने यहाँ रखा तो दूसरे B को हम उसके अक्रॉस रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे मॉलिकुलर फॉर्मूला आप देखिए, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम Ma2B2, लेकिन लिगेंड्स की पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल क्या कर रही है? डिफर कर रही है, जिसकी वजह से दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन के आएंगे। ये आइसोमर हमारा कहलाएगा सिस आइसोमर। क्यों सिस आइसोमर कहलाएगा? क्योंकि इसमें जो 2 A हैं, यानी ये जो 2 लिगेंड्स हैं, ये सेम साइड में आ रहे हैं। सिस का मीनिंग सेम। और यहाँ क्या हो रहा है? A अक्रॉस है, B अक्रॉस है। यहाँ B सेम साइड थे, लेकिन यहाँ B अक्रॉस है। आप किसी भी साइड A रख सकते थे, A इधर हो सकता था, राइट, और B इधर आ जाता, तो लेकिन सेम साइड होना चाहिए। ये जो आइसोमर बन के आया, ये है ट्रांस आइसोमर, और दोनों आइसोमर की प्रॉपर्टीज बहुत अलग होंगी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू आइसोमर को ड्रॉ करें, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने को बोले जाते हैं, तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? ये PT है, और हमें क्या करना है? NH3 हमने कहा एक साइड में आ गया, और Cl जो है वो इधर सेम साइड में आ गया। क्या बना? ये सिस बना, राइट। और इसी का ही अगर हमें ट्रांस बनाना हो तो हमने क्या किया? NH3 को इधर रखा था, तो NH3 को इसके अक्रॉस कर दिया, Cl इधर और दूसरा Cl इसके अक्रॉस, तो ये क्या बन गया? हमारा ट्रांस आइसोमर बन के आ गया। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, जैसे हमने कहा, जैसे ये सिस है, इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली है सिस प्लैटिन, अपने आप में प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है सिस प्लैटिन, और ये ट्रांस प्लैटिन हो जाएगा। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। और सिस प्लैटिन जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। जब आप आगे एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांस नहीं यूज होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, और हमें पता है, हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं कि सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टीज में काफ़ी सारी डिससिमिलैरिटीज आती हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम और क्लियर करें तो लिगेंड्स कैसे जुड़े होंगे, तो लिगेंड्स ने यहाँ पे क्या किया है? ये कोऑर्डिनेट लिंकेज बना रखी है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट लिंकेज के थ्रू सेंट्रल मेटल के साथ लिंक है। तो एक तो हमारा जनरल फॉर्मूला ये हो गया Ma2B2। अब हम एक और जनरल फॉर्मूला लेके स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 लिगेंड्स ही हमको लेना है, और हमने जनरल फॉर्मूला क्या ले लिया? Ma2BC। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, 2 जो लिगेंड्स हैं वो तो सेम टाइप के, यानी 2 NH3 आ गए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, और B, और तीसरा लिगेंड क्या है? C, यानी 2 डिफरेंट लिगेंड हैं, दे आर 1 इन नंबर ईच। तो एक Cl हो गया हमारा, और एक NO2 हो गया। अब अगर हमें इसके लिए सिस और ट्रांस बनाना है तो क्या पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। सिस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने ये सेंट्रल मेटल ले लिया, और सेंट्रल मेटल में हम क्या करेंगे? 2 जो A हैं उनको हम सेम साइड में रखेंगे, ये सेम साइड, ठीक है। इस साइड में भी रख सकते थे, किसी भी साइड में एक दूसरे के बराबर में रखना है, हमें एडजेसेंट रखना है, वो सेम साइड कहलाती है। इधर भी हो सकता था तो एडजेसेंट आ जाता, लेकिन यहाँ पे आप इस साइड में रखेंगे तो फिर वो अक्रॉस हो जाएगा, और हमें क्या करना है? सेम साइड में रखना है। तो ये 2 एडजेसेंट आ गए हमारे A, और बाकी हमारे पास क्या बच रहा है? एक B है और एक C है। अब इसमें अगर हम देखें तो B और C के रिस्पेक्ट में A सेम साइड में आ रहा है, तो ये कौन सा आइसोमर बनेगा? हमारा सिस आइसोमर बनेगा। और इसका ट्रांस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? ये तो पहला आइसोमर बन गया। दूसरा आइसोमर अगर हमें ट्रांस बनाना है तो अगेन हम क्या करेंगे? जो A हमने सेम साइड में रखे थे उसको अब हम अक्रॉस कर देंगे, और बाकी जो B और C थे हमारे उनको हम उन्हीं पोजीशन पे रखेंगे। तो ये जो आइसोमर आ जाएगा ये हो जाएगा ट्रांस। इसी की बेसिस पे हम इस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ कर सकते हैं।
NH3 अगर ट्रांस बनाना है तो NH3 अक्रॉस आएगा, और अगर सिस बनाना है तो NH3 क्या होगा, सेम साइड में आएगा। अब एक और जनरल फॉर्मूला हमारे पास है M, जहाँ पे लिगेंड्स हमारे चारों लिगेंड्स डिफर कर रहे हैं, देखिए A B C D। अब आपसे पूछा जाए क्या इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पे आपके 3 आइसोमर बन के आएंगे, अभी तक तो 2 बन रहे थे, अब यहाँ पे 3 आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर्स, राइट, जिसमें से 2 जो होंगे वो सिस होंगे और 1 जो होगा वो ट्रांस होगा। 3 आइसोमर्स, 2 सिस प्लस 1 जो होगा वो आपका ट्रांस आएगा। हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स, हमने सेंट्रल मेटल ले लिया और ये 4 पोजीशंस हैं हमारे पास और 4 लिगेंड्स हैं। अब हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से कोई एक लिगेंड की पोजीशन हमें फिक्स रखनी है और बाकी सबको हमें प्लेस करते चलना है उसके ट्रांस पोजीशन पे। तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमने A को पहले यहाँ रखा, ठीक है। इनफैक्ट हमें 3 आइसोमर बनाने हैं तो हमने 3 इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, ये 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और A की पोजीशन आपको फिक्स रखनी है। आपने A की पोजीशन फिक्स रख ली, राइट। पहली बार में आपने B को एक क्रॉस कर दिया, तीसरी बार में आपने C को एक क्रॉस कर दिया और तीसरी बार में आपने D को एक क्रॉस कर दिया। अब जो बाकी आपके आइसोमर्स बच रहे हैं आप उनको प्लेस कर दीजिए, ये C और ये D हो गया, ठीक है। A B C D जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमने A और C रखा था, ये B आ गया और ये D आ गया, A B C D, ठीक है। बाकी A था और ये यहाँ पे हमारा D था तो हमने यहाँ पे भी B ले लिया और C ले। अब इसमें से हमारे 2 सिस और 1 ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम पिक करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 9.3 है जो ये प्रूव कह रहा है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स हमको दे रखा है। इसमें हमें टाइप ऑफ आइसोमरिज्म भी बतानी है और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो अब इसमें कौन सी आइसोमरिज्म हो सकती है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही सारे लिगेंड्स दे रखे हैं, बाहर नहीं है, तो स्ट्रक्चर की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है वही हो सकता है। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमने कहा कॉमन है ऐसे कंपाउंड्स में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या फिर 6 हो, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 आ रहा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। आप देख रहे हो कि हमें ये 4 पोजीशंस चाहिए ही चाहिए, तो 2 या 3 वाले जो हैं वो शो नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जब 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं तो 2 तरह के हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो हम जब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तो हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, हम टेट्राहेड्रल की बात नहीं करते, ठीक है। उसका रीज़न क्या है ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो उसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों देखने को नहीं मिलता। तो सिंपल सी बात है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो है ऑल जितनी भी पोजीशंस हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। और अगर पोजीशन एक दूसरे के एडजेसेंट आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो ट्रांस तो हम उसमें बना ही नहीं पाएंगे, राइट। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऑल द पोजीशंस आर एडजेसेंट टू वन अनदर, दैट इज व्हाई द coordination compound with coordination number 4 of tetrahedral geometry do not show geometrical isomerism। ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक NH3, एक वाटर और 2 Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पहली बात स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल नहीं होना है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 होना चाहिए। अब हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं 4 वाले, ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सिर्फ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखने को मिलेगी। तो अब कंक्लूजन क्या निकला इतने डिस्कशन से कि ये जो है कॉम्प्लेक्स, ये क्या आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल और सिस और ट्रांस बनाएगा। अब इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या आ रहा है, ये तो मेटल हो गई और ये अगर A अज्यूम कर लें तो ये A2 हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। यानी जो अभी हमने यहाँ ऊपर बनाए थे स्ट्रक्चर M, A2 और B और C, ये वही आ रहा है और एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे किया था। बस अब हमें इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। आइसोमेरिज्म तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि आइसोमेरिज्म क्या आ रही है, ज्योमेट्रिकल आ रही है। अब हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमने बना दिया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ रहा है हमारा, राइट।
ये हो गया, ये मेटल लगा हुआ है, लेकिन अब हमें एम नहीं लिखना था, मैंने एम लिख दिया। एक्चुअली हमें पीटी के लिए बनाना है, तो ये सेंट्रल मेटल जो है ये क्या होना चाहिए, पीटी, प्लैटिनम आएगा यहाँ, ठीक है। और इसके साथ बाकी सारे लिगेंड्स कोऑर्डिनेट लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होंगे। ये आ गई कोऑर्डिनेट लिंकेज। अब हमें इसमें कैसे बनाना है, अगर हम सिस की बात करें तो दो जो सीएल हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सेम साइड में लेना पड़ेगा, एडजेसेंट। ये हमने सीएल ले लिया, बाकी हमें क्या करना है, NH3 लगा दिया, और क्या है हमारे पास, H2O, हमने H2O लगा दिया। ये क्या बन जाएगा हमारा सिस आइसोमर। और ट्रांस बनाना हो तो एक सीएल को यहाँ कर देंगे, एक सीएल को हम यहाँ पे कर देंगे, और ये NH3 आ गया, और ये क्या आ गया यहाँ पे, H2O आ गया। ये ट्रांस आइसोमर बन गया। सिंपल सा है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ओके, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही सिस और ट्रांस ड्रॉ करवाए जाते हैं, या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करवाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। स्क्वायर प्लेनर में तो बहुत ईजी सा था, इसलिए मोस्टली वो नहीं देते हैं। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे हमें पता है उनका शेप क्या आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जिनका जनरल फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास MA4B2 टाइप है, MA2B4 है। आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका मतलब क्या है। A2 का मतलब है 2 सेम टाइप के लिगेंड्स होंगे, और B4 का मतलब है जो B टाइप का लिगेंड होगा इट विल बी 4 इन नंबर। इसी तरह MA4BC है और MA3B3 है, ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसमें से MA3B3 का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसको हम बोलते हैं फेशियल एंड मेरीडायोनल। इसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं। पहले हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स हमारा विद जनरल फॉर्मूला MA4B2, और ये एग्जाम्पल दे रखा है, 4 NH3 हैं और B2 यानी कि Cl हमारे पास 2 इन नंबर है, और इसके लिए हमें ऑक्टाहेड्रल सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाने हैं। किस तरह से हम बनाएंगे, हमने यहाँ पे कोबाल्ट को रखा सेंटर में, और इसके साथ 6 लिगेंड्स हमें जोड़ने हैं कोऑर्डिनेट लिंकेज के थ्रू, और पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, तो हमने ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना के इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, ठीक है। अब जब हमें इसका सिस आइसोमर बनाना होगा तो जो NH3 है उसको हम सब एक साइड में रखते जाएंगे। ये NH3 जो है सारा का सारा एक साइड में आ गया, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट आना है सिस में। तो सिस में सब NH3 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, और जो Cl है वो एक दूसरे के एडजेसेंट आ गया, ठीक है। लेकिन ट्रांस में क्या हो जाएगा, Cl और Cl ये अक्रॉस आ रहे हैं, इसी तरह से NH3 इधर है और NH3 इधर है, अक्रॉस है। सेम वे NH3 इधर है और NH3 इधर है। इससे आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये दोनों तो एडजेसेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन 4 जो हमारे सेम टाइप के लिगेंड है वो एडजेसेंट होना चाहिए थे, और चारों NH3 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। और Cl के हम रेस्पेक्ट में देखें तो Cl एक दूसरे के अक्रॉस है, तो अगर अक्रॉस आ रहा है तो ये आइसोमर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। और यही सेम एग्जाम्पल आपकी NCERT में भी दे रखा है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ किए हैं। इसी तरह से हम बाकी जनरल फॉर्मूला के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ A4 थे तो यहाँ B4 हो गया है, यहाँ पे A4 है लेकिन 2 डिफरेंट हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम MA3 और B3 की बात कर लेते हैं। ये जो MA3 और B3 है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सिस और ट्रांस नहीं बनाता है, दे शो फेशियल, इसके आइसोमर को हम बोलते हैं FAC एंड मेरीडायनल आइसोमर बनता है। इसको शॉर्ट में हम MER लिख देते हैं। ये 2 आइसोमर्स बनाते हैं। हमने MA3B3 टाइप ले लिया। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फेशियल एंड मेरीडायनल, जिसको फैक ओमर हमने कहा। इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया CO NH3 Cl3। देखिए जनरल फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है, NH3 3 है, ये बेसिकली 3 बार आएगा, और Cl3। अब ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये कौन सा आइसोमर होगा अगर हम इसकी बात करें कि विच आइसोमर इज दिस। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो 3 NH3 हैं और 3 Cl हैं,
तो जो आइडेंटिकल लिगेंड्स होते हैं वो सेम फेस में आते हैं ऑक्टाहेड्रा के। जो ऑक्टाहेड्रा हमने ड्रॉ किया है उसके क्या होगा कि सेम फेस में आ रहे हैं। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो तीन हमारे पास ये है ना लिगेंड्स, या फिर हम ये कहें डोनर एटम सेम लिगेंड के Cl 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 और NH3 NH3 NH3, ये कैसे पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और कॉर्नर्स जो हैं ऑक्टाहेड्रल के जो फेस है उस पे आ रहे हैं। ठीक है, ये और ये सेम वे, इसी तरह से NH3 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 सेम फेस में आ रहे हैं। इसको ये जो ट्राइंगल सा बनाया है इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं ये। ठीक है, तो अगर सेम फेस में इस तरह से आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे फेशियल या फैक आइसोमर बन के आ रहा है। आइडेंटिकल लिगेंड्स आर ऑन द सेम फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। और ऑब्वियसली बात है मेरिडायनल में क्या हो जाएगा, मेरिडायनल में जो आइडेंटिकल लिगेंड्स होंगे वो ट्रांसपोजिशन या अपोजिट पोजिशन या फिर मेरिडायन पोजिशन कहलाती है ऑक्टाहेड्रल की। हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसी कॉम्प्लेक्स का हमने मर आइसोमर ड्रॉ कर लिया। तो फैक और मर भी हैं जो स्लाइटली डिफरेंट है सिस और ट्रांस से। ठीक है, इसमें तीन जो सेम टाइप के लिगेंड्स हैं वो सेम फेस में हैं और इसमें सेम फेस में नहीं आ रहे। तो ये आइसोमर हमारा हो जाएगा मर, और जिसमें सेम फेस में है वो हो जाएगा फैक। अब हमने अभी तक जितने भी केसेस किए हैं यहाँ पे हमने जो लिगेंड्स लिए हैं वो हमारे लिगेंड सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। इन केस इफ द लिगेंड इज बाइडेंटेट तो हम कैसे उसके लिए सिस और ट्रांस आइसोमर बनाएंगे, हम उसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। अगर हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है MAA2B2, यहाँ पे A क्या है, बेसिकली ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की बात हो रही है। ठीक है, और यही जो बाकी के दो लिगेंड्स हैं जैसे हमने B2 लिखा है, दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, के अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, लेकिन हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया COEN2Cl2। EN आपको बताया गया है इथिलीन डायमीन है और वो एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और यहाँ पे 2 EN लगे हुए हैं, 2 EN। तो बाइडेंटेट लिगेंड में हमें पता है 2 डोनर एटम होते हैं, यानी इसमें जो है 2 डोनर एटम जो हैं वो जो हमारा ऑक्टाहेड्रॉन होगा उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो कोबाल्ट तो हमारा आ जाएगा सेंटर में, और 6 पोजीशंस होती हैं। तो पहले हम पोजीशंस ड्रॉ कर लें। ये पोजीशंस आ गई हमारी। अब हम इस पर किस तरह से प्लेसिंग करेंगे। अगर हमें सिस आइसोमर बनाना है तो सिस आइसोमर के लिए Cl सेम साइड पे होना चाहिए। ठीक है, और 2 EN हमें लगाने हैं। तो एक EN अगर हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया, EN एक ये आ गया, और दूसरा इन देखिए 2 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, एक ये हो गई एक ये हो गई। ठीक है, इथिलीन डायमीन का जो नाइट्रोजन होगा उसमें एक नाइट्रोजन इधर कोऑर्डिनेट लिंकेज बना रहा है और दूसरा नाइट्रोजन इधर कोऑर्डिनेट लिंकेज बना रहा है। अब इसी के एडजेसेंट होना चाहिए सिस के लिए। तो ये जो 2 पोजीशंस आ रही हैं इधर या फिर इधर भी हो सकता है, किसी भी साइड में हम एक EN और जोड़ देंगे। EN का नाइट्रोजन ये 2 कोऑर्डिनेट लिंकेज और बना लेगा, और बाकी हमारे पास क्या है, 2 हैं Cl। तो 2 Cl हमने यहाँ लगा दिए, और Cl मोनोडेंटेट है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये जो आइसोमर बन के आएगा ये कौन सा आइसोमर है, सिस, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में डेंसिटी का भी ध्यान रखना है कि उसमें कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इसी का अगर हमें ट्रांस बनाना हो, ठीक है, तो हम ट्रांस कैसे बनाएंगे। पहले हम 6 पोजीशंस दिखा देते हैं। कोबाल्ट हो गया सेंट्रल मेटल, और ये हो गई 6 पोजीशंस हमारी, राइट। अब हमें इसका ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस के लिए ऑब्वियसली बात है कि एक क्रॉस होना चाहिए। तो पहले तो हम Cl एक क्रॉस कर लेते हैं, और फिर जो EN है उसको एक क्रॉस कर देते हैं। एक EN ये आ गया और एक EN ये आ गया। देखिए पूरी 6 पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। और ये सब कोऑर्डिनेट लिंकेज बना रहे होंगे, सब कोऑर्डिनेट लिंकेज बना रहे हैं। विच आइसोमर इज दिस, ट्रांस आइसोमर इज दिस। तो इट्स वेरी सिंपल, बस आपको डेंसिटी का ध्यान रखना है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यूजुअली बच्चे हो जाते हैं, वो देखते हैं COEN2Cl2, उन्हें लगता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इसलिए निकालना बताया जाता है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए डेंसिटी का भी ध्यान रखना है। यहाँ EN बाइडेंटेट है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4 डोनर एटम, ठीक है, और ये 2, तो 4 + 2 6। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको सिस और ट्रांस दिखाना है। कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव चार्ज भी दिखा दें।
तो ये तो हो गए हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब दूसरा हमारा टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसी कॉम्प्लेक्स में ही अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो सिस और ट्रांस हैं ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। तो हम पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। हम जब ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन है कई सारी वेवलेंथ्स का, उसमें अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, राइट। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। और इस लाइट को अब हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने अगर अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रख दें, कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रख दिया और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर इसके वाइब्रेशंस को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दे, ये राइट हैंड है, इधर रोटेट हो गए, तो कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव और जो आइसोमर बन के आएगा वो कहलाएगा डेक्स्ट्रो आइसोमर। डेक्स्ट्रो का मीनिंग ही होता है राइट। लेकिन अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आइसोमर बन के आता है ये कहलाता है लीवो आइसोमर। लीवो का मतलब ही है लेफ्ट साइड। डेक्स्ट्रो को हम और क्या बोलते हैं, डी फॉर्म, और लीवो को हम बोलते हैं एल फॉर्म। कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो आइसोमर क्या है, तो वो आइसोमर जो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं डेक्स्ट्रो। whereas the isomer which rotates the plane of polarized light to left direction that is called LIVO और L form। और ये दोनों जो होंगे ये हमारे कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, और इनको हम एक साथ बोलते हैं इनैंशियोमर्स, यानी डेक्स्ट्रो प्लस LIVO टुगेदर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ठीक है, ये आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में 12th का जो सेकेंड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके फर्स्ट चैप्टर में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे इनैंशियोमर्स आ गए। लेकिन कंपाउंड हमारा कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन अगर कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो कंपाउंड हमारा कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड हमारा हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब क्या कंडीशंस हैं जिससे हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो दो मेन कंडीशन आती हैं, जिसमें से पहली कंडीशन ये है कि जो कंपाउंड है उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहें तो हम ना कर पाए। ठीक है, जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट ओ की बात करें तो अल्फ़ाबेट ओ में सिमेट्री है, हम किसी भी साइड से उसको दो इक्वल पार्ट, ये ओ अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो ये देखिए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर यही अल्फ़ाबेट हमारे पास पी है तो हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा, लेकिन ये जो है अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। इसी तरह से हमारा हैंड इज़ नॉट सिमेट्रिकल, हम दो इक्वल हाफ में किसी भी एक्सिस से अगर हम लेना चाहें और दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन ये है कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए।
किसमें, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो फिर हम वहाँ पे कार्बन के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम ऐसे कंपाउंड्स को बोल देते हैं कायरल कंपाउंड्स, कि कायरल होंगे हमारे कंपाउंड्स ये। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी हम बोलेंगे वो हमारे कंपाउंड्स हैं कायरल, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो वो हमारे एकाइरल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एकाइरल है, यानी वो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं उसमें हमें कायरलिटी दिखने को नहीं मिलती। मतलब क्या कि हमें इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव में कहीं ना कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम उसके आइसोमर्स को ड्रॉ करें तो जो उसकी मिरर इमेज आए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको और हो सकता हो क्लियर हो जाए। पहली कंडीशन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि जो मिरर इमेज आएगी, पर्टिकुलर हमने मान लीजिए आइसोमर बनाया, सिस आइसोमर बनाया, ठीक है, और अगर हम उसका मिरर इमेज बना रहे हैं तो मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। दीज आर द टू कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, कि अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट सेट टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव सेम फॉर्मूला बट डिफर इन देयर एबिलिटीज टू रोटेट directions of plane of polarized light, they set to show optical isomerism and the molecules are called, क्या कहेंगे हम उनको, optical isomers, ठीक है। और दो optical isomers बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखने को नहीं मिलती है। उसका रीज़न क्या है, प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अभी हमने कहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये जनरल फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। यहाँ पे ए जो कैपिटल ए हमने लिख रखा है ये बेसिकली सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये ए यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 4 पोजीशन तो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे क्योंकि ये 2 लगे हुए हैं, बाकी 5th पोजीशन और 6th पोजीशन आ जाएगी। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है, कॉम्प्लेक्स से लिया है पीटी, पी वाई स्पिरिडीन, NH3 लिगेंड लगे हुए हैं 2 और Cl2, यानी कि Ma2B2 और C2 टाइप ये कॉम्प्लेक्स है जो हमने सबसे पहले लिखा है। अब हम इसका डी फॉर्म अगर बना लें या डी आइसोमर बना लें, ठीक है, और हमें इसमें लिगेंड्स को अरेंज करना है, तो पी वाई ये आ गया, NH3 ये आ गया, और बाकी जो बच रहे हैं Cl और Cl ये आ गए। अब अगर हमसे पूछा जाए ये कौन सा फॉर्म है, डी आइसोमर का कौन सा फॉर्म है, तो बेसिकली हम इसको सिस फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि जो लिगेंड हैं वो सब एक दूसरे के एडजेसेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने आइसोमर ड्रॉ करके इसके सामने एक प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर, ये मिरर रखा हुआ है और इसकी मिरर इमेज हम बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज हम ड्रॉ करेंगे। मिरर में, प्लेन मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब जो हमारे राइट साइड में है वो प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड में आ जाएगा और लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या होगा, राइट साइड में आ जाएगा। बाकी जो ऊपर नीचे लिगेंड लगे हुए हैं वो एज इट इज रहना है, ठीक है। तो बस हमें सिर्फ लेटरल इन्वर्जन शो करना है। तो ये पी वाई पेरिडीन जो यहाँ पे था और जो NH3 यहाँ पे था ये एज इट इज रहा, लेकिन ये जो 2 Cl थे लेफ्ट साइड में ये अभी आ गए राइट साइड में, और जो ये था हमारा इधर पी वाई लिखा हुआ था तो ये पी वाई इधर आ गया, और NH3 था ये NH3 इधर आ गया। ये लेटरल इन्वर्जन हमने कर दिया और इस आइसोमर को हम बोल देते हैं, दिस इज कैसा आइसोमर हो गया, एल फॉर्म या लीवो फॉर्म, ठीक है। अभी ये सिस है या ट्रांस है अगर हम निकालें तो अगेन लिगेंड्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, सिस फॉर्म ही है, सिस एल आइसोमर बन के आ रहा है। अब ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या हम इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम इधर से डिवाइड करें तो 2 PyCl आएंगे, 2 NH3Cl आएंगे, ऐसे डिवाइड करें तो भी नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन हमने क्या कहा था कि जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन
सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो मिरर इमेज तो ये है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए इसके ऊपर, यानी इमेजिन करिए हम इसको उठा के इसके ऊपर अगर रख रहे हैं तो क्या ये एज इट इज आ रहा है, इम्पोज कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये इधर PY है और इधर Cl है, इधर NH3 है, इधर Cl है, राइट। जैसे हम अपने हाथ की बात करें तो अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो क्या हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। ये थम्स जो है वो हमारे अवे जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन के आ रही है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए हमें यही चीज़ देखनी होती है कि सिमेट्री है या नहीं। अगर सिमेट्री नहीं है तो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन के आ रही है नहीं। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, और हम ले लेते हैं इसमें MAA3 टाइप। ये जो हमने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट इसके ऊपर भी चार्ज था, 2+ हमने दिखाया नहीं, वो आप ध्यान रखिएगा। 2+ यहाँ पे भी आएगा और ये 2+ यहाँ पर भी, ठीक है। अब हमें इसके लिए बनाना है AA। हमने कहा कि हमारा क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो काफ़ी पूछा जाता है, COEN, अगेन इथिलीन डायमीन, और ये 3 लगे हुए हैं और 3+ चार्ज आ रहा है। कोबाल्ट मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये आ गए। हम किस तरह से बनाएंगे, CO को रखा हमने इधर, ठीक है, और जो पोजीशंस हैं, पहले कोई भी डेक्स्ट्रो या लीवो हमारा हो सकता है, तो हम अगर पहला आइसोमर ड्रॉ करें तो ये पोजीशंस हमारी 6 पोजीशंस हम निकाल लें, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3 EN लगाने हैं। एक EN हमने इधर लगा दिया, राइट, एक EN हमने इधर लगा दिया। आप गलती से फिर इसी के साथ मत जोड़ दीजिएगा, ये पोजीशन ऑक्यूपाई हो चुकी है, ये दोनों पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, ये 2 पोजीशंस और ये 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। NCERT में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना है, उन्होंने कुछ ऐसे बनाया है CO और फिर कुछ यूँ दिखाया है। ये उन्होंने दिखा दिया 2 EN आ गए, फिर ये 2 पोजीशंस दिखा दी उन्होंने, ये EN आ गए यहाँ पे, इधर नहीं, ऐसे करके ये EN आ गया, और बाकी की जो 2 पोजीशंस हैं वो उन्होंने यहाँ पे दिखा दी कि ये EN आ गया। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये और करके लिखा है, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, आपको मिरर इमेज बनानी है। तो हमने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, ये हमारा मिरर आ गया। इसकी मिरर इमेज हम बनाएंगे तो अगेन हम क्या करें, पोजीशंस पहले निकाल लें। ये पोजीशंस हमारी आ गई, बीच में हमारा कोबाल्ट मेटल है और ये 6 पोजीशंस आ गई। अब इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। whatever is ऑन द लेफ्ट साइड वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड। तो ये EN किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और बाकी के 2 EN किधर थे, इधर थे, तो ये EN इधर आ गया और ये EN इधर आ गया, ठीक है। ये हमारे बन गए DNL या डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स बन के आ गए, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बिल्कुल है। आप इसको उठाइए और इसके ऊपर रखिए। जब आप इसके ऊपर इम्पोज करेंगे तो देखिए ये EN यहाँ इस कॉर्नर में और यहाँ ये कॉर्नर खाली पड़ा हुआ है, ये EN इस साइड में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब NCERT में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, आप उनको सॉल्व करके देखिए और ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करिए। आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और मोस्टली इसी तरह के एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हमने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। एक ये एंटिटी दे रखी है, एक ये कंपाउंड दे रखा है, एक ये दे रखा है, सिस और ट्रांस, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है सिस और ट्रांस के हिसाब से, और उसके बाद फिर आपको कंडीशंस देखनी है जो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी नंबर 1, कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, और दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए। तो हम पहले कंपाउंड के लिए ड्रॉ करते हैं, ये है सिस और मेटल इसमें कौन सी दे रखी है, Cr, और 2 Cl लगे हैं, 2 ऑक्स लगे हैं। ऑक्स क्या होता है, हमारा बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 6 पोजिशंस निकाल ली हैं इसमें, ये 6 पोजिशंस ले ली हमने और ऑक्स लगा दिया सेम साइड में, क्योंकि हमें क्या करना है, सिस बनाना है।
और ये ऑक्स इधर आ जाएगा, ऑक्सिस ऑक्सिलेट, और 2 Cl हैं जो सेम साइड में आ गए, तो ये सिस फॉर्म बना, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म हम कैसे बनाएंगे, अगेन हमने Cr लिया और उसमें हमने 6 पोजीशंस निकाल ली, ये 6 पोजीशंस आ गई, और हमें ट्रांस बनाना है, यानी ऑपोजिट साइड होना चाहिए, Cl इधर और ऑक्स यानी ऑक्सिलेट इधर और ऑक्सिलेट इधर। तो हमने पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना लिए, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन रही हैं इसमें। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इसकी मिरर इमेज किस तरह से बनेगी कि वॉट एवर इज ऑन द राइट साइड वो किधर आ जाएगा, इधर लेफ्ट में, और जो इधर है ये और ये, ठीक है, वो किधर आ गए, इधर, ये और ये, ठीक है, ये आ गया। अब इसको उठाइए, इसके ऊपर रखिए, क्या हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल आ रही हैं। इसको उठा के इधर रखने में Cl इस साइड में है और इसमें Cl इस साइड में, इसमें ऑक्सिलेट इधर है तो इसमें ऑक्सिलेट ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं। तो ये वाला जो कम हमारा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, और रीज़न आपको पता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है। अब यही चीज़ हम इसमें करते हैं, इसमें हमने प्लेन मिरर रख लिया, और अगर हम लेटरल इन्वर्जन शो करें कि वॉट एवर इज ऑन द, ये ऊपर नीचे वाले तो एज इट इज ही रहते हैं, ये Cl एज इट इज रहने, इधर ऑक्सिलेट है, इसको उठा के हमने इधर लिख दिया, और इधर वाला ऑक्सिलेट उठा के इधर लिख दिया, कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं क्योंकि दोनों ऑक्सिलेट हैं, ठीक है। अब आप जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेज। और अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है तो कंपाउंड हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। या फिर दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, एकाइरल है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बन रही है हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेजेस आ रही हैं, मिरर इमेजेस। तो ये क्या होगा, ये कायरल होगा, कायरल। तो आउट ऑफ दीज टू एंटिटी कौन सा शो करेगा, ये शो करेगा। तो दिस इज अबाउट the stereoisomerism part of coordination compounds. Although this is a long video, but you have to go through this because this is very important topic in your home examination as well as your board exams. You will definitely get a question on this. Thank you so much, students.